दोस्तों, नीट में अभी 45 दिन बाकी है। सिलेबस खत्म नहीं हो रहा, लेकिन वक्त बहुत जल्दी गुजर रहा है। बहुत से लोगों को डिप्रेशन आ रहा है, एंजाइटी की प्रॉब्लम है और वक्त बहुत जल्दी गुजर रहा है। मैं एक चीज कहता हूं कि आज हम फिजिक्स का एक मास्टर प्लान लेके आए हैं। इस फिजिक्स के मास्टर प्लान में तुम्हें वो सारे चैप्टर्स और उन चैप्टर्स के सारे टॉपिक्स और मैं कुछ फॉर्मूलाज बताऊंगा जो तुम्हें पिछले 5 सालों के एनालिसिस करके मिलते हैं। मैंने 5 सालों का एनालिसिस किया है। उन 5 सालों के एनालिसिस से मुझे पता लगा है कि फिजिक्स में किन टॉपिक से मेजर सवाल आते हैं। आज मैं तुम्हें चैप्टर्स तो बताऊंगा ही बताऊंगा, टॉपिक्स भी बताऊंगा और कुछ फॉर्मूले जो तुम्हें पढ़ने ही पढ़ने हैं, उन पे काम करना ही करना है हमें। 10 दिन का ये स्ट्रेटजी प्लान बताऊंगा मैं तुम्हें कि 10 दिन में तुम अपने इस सपने को कैसे साकार कर सकते हो। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो शाम को मॉक टेस्ट पेपर दे के आते हैं और उनका जो स्कोर है वो एक जगह स्टक हो गया है, चल नहीं रहा। अब क्या किया जाए? रात को गमों के साथ लड़ते हैं और लड़के सो जाते हैं। धीरे 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 दिमाग में इतना ज्यादा डिप्रेशन घुस गया है कि अब किया क्या जाए यार। मैं एक चीज कहता हूँ, लंबा है ये गम का वक्त, लेकिन वक्त ही तो है, गुजर जाएगा यार ये वक्त भी। और हर कोई इस वक्त में सहम जाता है, ऐसे लगता है कि यार मेरी किस्मत कहाँ कहाँ आ गई मुझे। लेकिन हर कोई गुजरा है इस वक्त से, मैं भी गुजरा हूँ, मुझे भी पता है कि कैसे रो रो कर निकाला जाता है ये वक्त। लेकिन तुम्हें ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से पढ़िए। तुम्हें मैं वो सारी चीजें बता दूंगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना और कहाँ से पढ़ना। तो मैं तुम्हें मास्टर प्लान आज इस फिजिक्स का बताऊंगा। इस फिजिक्स के मास्टर प्लान में तुम्हें सबसे पहले हम क्लास 12th की फिजिक्स से चालू करते हैं। क्लास 12th में सबसे पहला टॉपिक आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसी के साथ तुम्हें ग्रेविटेशन भी पढ़ना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुम्हें पहले का मटेरियल नहीं पढ़ना है, कुलाम्स लॉ से चालू करना है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज से नहीं पढ़ना है, कुलाम्स लॉ पढ़ना है सबसे पहले। और उसमें पूरा पढ़ना है उस टॉपिक को। उसमें केवल फॉर्मूले फॉर्मूले हैं, बहुत आसान सवाल आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। उसके साथ ग्रेविटेशन पढ़ लेना। और ग्रेविटेशन में एक कैपलर्स लॉ नाम करके एक लास्ट में टॉपिक पढ़ाया जाता है, वो बहुत आसान है। उस टॉपिक को पढ़ लेना। हमेशा कैपलर्स लॉ के 3 लॉ हैं कैपलर्स के, उनसे एक सवाल बन जाता है अमूमन। तो तुम्हें ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों से मिला के 5 सवाल बनता है। फिर आता है कैपेसिटर। कैपेसिटर से मैंने एनालिसिस करके एक चीज निकाली है कि पूरा भी नहीं पढ़ पाओ ना तुम कैपेसिटर, तो एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी के सवाल बहुत आते हैं। तुम देख लेना पिछले पेपर उठा के, केवल नीट की बात नहीं कर रहा मैं, और भी एग्जाम्स के एनालिसिस किए हैं मैंने। तब मुझे पता लगा है कि स्टोर्ड एनर्जी के सवाल भी बहुत ज्यादा आते हैं। वो सवाल मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा, तो तुम्हें उन सवालों को देख लेना है। लेकिन कैपेसिटर नहीं पढ़ना। फिर आती है करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात। करंट इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा टॉपिक है, मैंने बहुत एनालिसिस किया है इस टॉपिक को, तब जाके मुझे पता लगा कि इसमें कोई स्पेसिफिकली कोई टॉपिक नहीं है कि तुम्हें यही पढ़ना है। हाँ, पूरा टॉपिक थ्रू आउट तुम्हें पढ़ना है इसको, क्योंकि इसमें हर जगह से सवाल पूछा गया है। रेसिस्टेंस से सवाल पूछा गया है, हर जगह से सवाल पूछा गया है। तो तुम्हें ये पढ़ ही लेना। फिर मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी तुम छोड़ सकते हो। अब आते हैं रियोप्टिक्स पे। रियोप्टिक्स में तुम्हें जिस जगह से सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं वो है प्रिज्म। प्रिज्म जो सवाल है वो बहुत ज्यादा देता है, मैं पहले भी बता चुका हूं। प्रिज्म जरूर पढ़ लेना, बहुत आसान टॉपिक है। फिर आते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। उनमें 3 ही इंस्ट्रूमेंट है, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड और टेलीस्कोप। उनसे हमेशा सवाल पूछा ही पूछा जाता है। फिर आता है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स पूरा नहीं पढ़ना, मैं बता रहा हूं फिर से कि टॉपिक्स बताऊंगा और टॉपिक्स में भी फॉर्मूले बता दूंगा। इसमें 2 चीजें तुम्हें जरूर पढ़ के जानी है। देखो, तुम पूरा टॉपिक छोड़ोगे तो तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, लेकिन मैंने एनालिसिस करके तुम्हें यह बता दिया कि इस टॉपिक से ये तो जरूर पढ़ के ही जाना है, क्योंकि बाई लक यदि वो फॉर्मूला फिर से रिपीट होता है तो तुम्हारा सही होगा वो फिर। तो तुम्हें मेलस लो होता है I=I0 cos स्क्वायर थीटा, और ब्रीवेस्टर लो, ये 2 लो जरूर पढ़ के जाने हैं। अब फॉर्मूला भी बता दिया यार, इस फॉर्मूले पे जरूर काम कर लेना कि कैसे एक अनपोलराइज्ड लाइट पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट होती है जब वो एक पोलराइजर से होके गुजरती है। तो इस चीज पे तुम जरूर काम कर लेना, इससे 101% सवाल आता है। तुम पूरा वेव ऑप्टिक्स मत पढ़ना, केवल इस 2 चीजों पे काम कर लेना। फिर आती है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स की यदि मैं बात करूं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसमें एक ही फॉर्मूला है, एच म्यू इक्वल्स टू एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम।
वो फॉर्मूला बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। उससे हर एक साल एक सवाल पूछा जा रहा है, पिछले 5 सालों में 4 सवाल आए हैं यार उससे। तो उस फॉर्मूले की अहमियत समझो तुम, कि उस फॉर्मूले से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में उस फॉर्मूले पे क्यों नहीं काम करते हो तुम। बहुत आसान है। मॉडर्न फिजिक्स में वो फॉर्मूला तुम्हें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बता दिया है, उस पर जरूर काम करना है तुम्हें। उसके बाद में रेडियो एक्टिविटी पूरी पढ़ के जानी है, क्योंकि उससे एक सवाल आएगा और वो तुम्हारे केमिकल काइनेटिक्स से भी कनेक्टेड है केमिस्ट्री में। तो जरूर पढ़ लेना यार उसे, क्योंकि वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में मॉडर्न फिजिक्स में मैं पूरा ही इंपॉर्टेंट बताऊंगा, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर से एटॉमिक फिजिक्स इंटर रिलेटेड है, तो तुम मॉडर्न फिजिक्स को पूरा ही पढ़ लेना। फिर आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में तुम्हें कुछ नहीं पढ़ के जाओ तो दो चीजें तो जरूर पढ़ लेना, एक तो पीएन जंक्शन, एक जेनर डायोड। पीएन जंक्शन और जेनर डायोड से एक सवाल तो पक्का आएगा इन दोनों से। और यदि तुम्हारी और शिद्दत हो इस टॉपिक को पढ़ने की, क्योंकि मैं सेमीकंडक्टर को छोड़ने की कभी सलाह देता नहीं हूँ, क्योंकि बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है। इसलिए मैं कभी नहीं कहता कि इस टॉपिक को तुम छोड़ के चले जाओ। लेकिन यदि तुम चाहते हो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, जो मैंने एनालिसिस किया है कि इससे तो पक्का आने की संभावना है, वो है जेनर डायोड और पीएन जंक्शन। उनसे तो पक्का सवाल आता ही आता है, ट्रांजिस्टर से भी आता होगा, लेकिन इन दो से तो पक्का एक सवाल बनता है। यदि तुम कर सकते हो तो ट्रांजिस्टर जरूर करके जाना। फिर लॉजिक गेट, ये वो टॉपिक है जो तुम छोड़ रहे हो ना। तो ऐसे मान लो कि तुम 4 नंबर को लात मार रहे हो सीधा सीधा, 4 नंबर 30 मिनट में आ सकते हैं, बहुत आसान है। मैंने पहले भी कहा था, इसको टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल भी दिया है, बूलियन इक्वेशन बना के। बस थोड़ी सी शिद्दत करनी पड़ेगी यार, इस चीज को पढ़ने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। तो तुम्हें लॉजिक गेट जरूर पढ़ के जाना है। इतना सा ही बताया है मैंने। मैंने फॉर्मूले भी बता दिए कि ट्वेल्थ में कहां से फॉर्मूले तुम्हें बनाने हैं और कहां से तुम्हें फॉर्मूले करने हैं। मैं तुम्हें फॉर्मूलों की लिस्ट दे दूंगा, 20 वो फॉर्मूलों की लिस्ट दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे अपडेट मिल जाएगा तुम्हें, जो तुम्हें पिछले 5 सालों में उनसे मिनिमम 20 सवाल आए। तो वो 20 फॉर्मूले तुम्हें जरूर पढ़ के जाना है, उन पे काम जरूर कर लेना यार, क्योंकि वो फॉर्मूले बार बार रिपीट होते हैं। उसके बाद में बात करते हैं हम क्लास 11th की फिजिक्स की। क्लास 11th की फिजिक्स में सबसे पहला टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन और एरर। यूनिट एंड डायमेंशन जरूर 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 पढ़ के जाना है। लोग इस टॉपिक को क्यों नहीं पढ़ते हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। हर बार 2 से 3 सवाल दे जाता है। एरर 5 मिनट का काम है यार, मल्टीप्लाई का एरर आता है, बस सीधा बोल रखा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के एरर ही नहीं आते, मल्टीप्लाई और डिवीजन के एरर आते हैं। वो तो पढ़ लो यार कम से कम। तो यूनिट एंड डायमेंशन जरूर पढ़ के जानी है। 1D 2D छोड़ सकते हो तुम। फिर बात आती है एनएलएम। एनएलएम यदि नहीं कर रहे हो तुम, तो हमने वैसे तो कर रखा है इस चैनल के ऊपर, लेकिन यदि तुम फिर भी नहीं करना चाहते, तो मैं एक चीज कह रहा हूं, एनएलएम में केवल फोर्स लगाना सीख लेना। केवल फोर्स लगाना सीख लेना, कि कैसे टेंशन लगता है, कैसे नॉर्मल रिएक्शन लगती है, बहुत आसान सा सवाल आता है, बहुत आसान सा, और कैसे फ्रिक्शन लगता है। उसके बाद में आता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन पढ़ के ही जाना है भाई, क्योंकि 2 से 3 सवाल आते हैं। केवल 1 घंटे का टॉपिक है यार सर्कुलर मोशन, केवल 1 घंटे का टॉपिक है सर्कुलर मोशन। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, दोनों पढ़ लेना, और एनर्जी कंजर्वेशन लगाना सीख लेना उसमें। एनर्जी कंजर्वेशन तुम्हें यहां तो काम में आएगा ही आएगा, वर्क पावर एंड एनर्जी में भी काम में आएगा, तो वहां से भी तुम सवाल बना सकते हो। वैसे पढ़ना नहीं है वर्क पावर एंड एनर्जी। मोमेंटम कंजर्वेशन करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि वहां से भी एक सवाल आता है। उसके बाद में आते हैं अपन रोटेशन पे। रोटेशन पूरा नहीं पढ़ सको तो जिससे आता ही आता है सवाल, वो है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। भाई उस जगह से बहुत बार सवाल पूछा गया, बहुत बार सवाल पूछा गया, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। वो जगह जरूर तैयार करके चला जाना, एंगुलर मोमेंटम की जगह जरूर तैयार करके चला जाना, वहां से सवाल आता ही आता है। उसके बाद में बात बनती है आगे की, तो एसएसएम नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन एक चीज है डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर्स इफेक्ट एक ऐसी जगह है जहां से सवाल आता ही आता है। डॉपलर इफेक्ट तुम्हें पढ़ के ही जाना है, क्योंकि वहां से सवाल तुम्हारा बनेगा ही बनेगा। ये इतने ही जगह बताई है मैंने, इतने ही टॉपिक बताए हैं जो तुम्हारे 70% पेपर को कवर करेंगे। बहुत एनालिसिस करके मैंने बनाया है इस वीडियो को। और मैं एक चीज कहता हूं कि मैं तुम्हें 20 वो फॉर्मूले भी दे दूंगा, और भी हम कुछ चीजें ऐड करते रहेंगे इसमें कंटिन्यू, जिससे तुम्हारा स्कोर बूस्ट होके 80 to 85% चला जाए।
बहुत आसान नहीं होता है, लेकिन तुम यदि थोड़ा सा भी अभी भी तुम पढ़ना स्टार्ट करोगे तो भी तुम स्कोर कर सकते हो, इतने टॉपिक तो पढ़ सकते हो इस वक्त में, क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं ये सब करना। तुम्हें जगह बता दी है कि इन जगहों से बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, बहुत ज्यादा सवाल आते हैं ये, तो इन जगहों का ख्याल रखिएगा और डिप्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी तुम पेपर दे के आते हो, यदि तुम्हारा पेपर सही नहीं हो रहा है, तुम मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर रहे हो, तो तुम एक काम कीजिए, आके पेपर दे के आ रहे हो, पेपर दे के आते ही उस पेपर के आगे जो भी सवाल है उस सवाल के आगे उसका फॉर्मूला लिख दीजिए, बस इतना कर दीजिए यार। तुम्हें कम से कम फॉर्मूला याद होंगे और तुम धीरे धीरे अपने आप में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा, डिप्रेशन नहीं आएगा। यही एक तरीका है डिप्रेशन से दूर जाने का, कि हाँ मुझे कम से कम इस सवाल का फॉर्मूला तो आने लग गया ना। तो ये बहुत जरूरी है, तुम अपने आप को इसी तरीके से आगे ले जा सकते हो। बहुत कम वक्त बचा है भले ही, लेकिन इस थोड़े से वक्त में ही तुम बाजी मार सकते हो, यकीन करिए मेरा, और यकीन खुद पे भी रखिए तुम, क्योंकि हौसला बनाए रखिए। मानता हूं ये वक्त बड़ा जिद्दी है और लोग खुद के साथ ही जद्दोजहद कर रहे हैं इस वक्त में, और कोई ऐसा नहीं है कि यार कोई इस वक्त में हमें बहुत ज्यादा कुछ सोचना है, ओवर थिंकिंग करनी है। बहुत से लोगों का, दुश्मनों का चेहरा जब ख्यालों में आता है कि यार वो इंसान क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुम्हें दबाने में लगे हैं, लेकिन दबना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक बार दब भी जाइए, कोई चीज नहीं है, लेकिन जब उठोगे ना, वो कहते हैं कि जब शेर शिकार करता है ना तो थोड़ा झुक कर करता है, तो झुक के शिकार करोगे, और जब तीर को छोड़ा जाता है तो थोड़ा पीछे खींचा जाता है, तो थोड़ा पीछे भी खींच गए हो ना एक बार, तो यकीन करिए तुम्हारा झुकना और पीछे खींचे जाना तुम्हारा और ज्यादा घातक होने का संदेश देता है। और मैं मित्र लोटिया आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ, आपकी मेहनत को सपोर्ट करता हूँ,